हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। आरबीआई या गवर्नमेंट 2023 के अंदर क्या क्रिप्टो बैन हो जाएगा? क्या कोई पार्लियामेंट के थ्रू कोई बिल पास होगा जिसके थ्रू क्रिप्टो को बैन कर दिया जाएगा? ये सवाल बहुत सारे लोगों के दिल में है और 2022 के अंदर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ ना कुछ बिल पार्लियामेंट के थ्रू आ जाएगा या कुछ ना कुछ रेगुलेशन पे कुछ ना कुछ क्लैरिटी आ जाएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट 2022 की मैं हाइलाइट ये कहूँगा, मैं अचीवमेंट तो नहीं कहूँगा बट एटलीस्ट हाइलाइट कहूँगा कि गवर्नमेंट ने उसे बैन नहीं किया क्रिप्टो को, और पार्लियामेंट के थ्रू जो 30% जो टैक्स था उसे इम्प्लीमेंट किया, 1% टीडीएस हुआ। ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी 2022 में। बट फिर भी क्या टैक्स लगा देने से क्या क्रिप्टो रेगुलेट हो गया है? क्या क्या क्रिप्टो एक लेजिटिमाइज़ एक इंडस्ट्री की तरह देखा जा रहा है? नहीं। क्योंकि अगर टैक्स लगाने के बाद ये होता कि सारे बैंक्स जो हैं एकदम सर्विस दे रहे होते क्रिप्टो कंपनीज़ को, या क्रिप्टो के अंदर बैंकिंग सर्विसेज़ का एक्सेस बहुत ईज़ी तरीके से हो जाता, फ्लुएंटली, स्मूथली, कोई इश्यू नहीं होता। बट ऐसा हुआ क्या? ऐसा नहीं है। अभी भी ऐसा नहीं है, बैंक्स जो हैं वो सर्विसेज़ नहीं दे रहे हैं क्रिप्टो कंपनीज़ को, जो इंडिविजुअल्स हैं अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आपको डिपॉज़िट या विथड्रॉल करना है तो वो कोई बहुत सीमलेस नहीं है। इससे ये पता लगता है कि हमने टैक्स लगा के क्या गोल अचीव किया, उसको डिस्कस करेंगे। 2023 में क्या क्रिप्टो बैन हो जाएगा? क्या पार्लियामेंट के थ्रू कुछ ऐसी एक्सरसाइज़ चल रही है कि जिसके थ्रू इसको बैन किया जाएगा? इसको डिस्कस करते हैं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एक नया पर्सपेक्टिव, नई सोच देने की कोशिश है। देखिए, मेरे पास कोई जादू की छड़ी या मैजिक वैंड नहीं है कि मुझे कुछ पता है और आपको नहीं पता और मैं आपको बताऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सारे डॉट्स हैं, जो सारी चीज़ें हैं, उनको इकट्ठा करके एक एनालाइज़ करने की कोशिश की जाती है, ताकि आपको एक नए लेवल पे, नए सिरे से आप थॉट प्रोसेस आपकी इम्प्रूव हो, आप सोचने पे मजबूर हो। इम्पोर्टेंट बात ये है, सोचना ज़रूरी है कि अच्छा, वो आप जैसे देखते होंगे घोड़ा है, उसके दोनों तरफ वो बंधा होता है कि वो इधर-उधर ना देख सके और वो सीधा दौड़े। यू डोंट हैव टू बी दैट हॉर्स। यू हैव टू बी समबडी जिसको 360 डिग्री पे उसका व्यू पॉइंट हो, उसको सारी चीज़ें दिख रही हों, राइट? देखिए, 2023 में क्रिप्टो बैन होगा कि नहीं होगा, पहले उस पे चर्चा करते हैं। देखिए, अगर हम देखें इंडिया की पर्टिकुलरली बात करें, किसी भी देश के अंदर सेंट्रल बैंक एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एंटिटी होती है, एक रेगुलेटर, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक संस्था होती है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट आती है पावर के अंदर, और जो भी उसने वादे किए होते हैं, कमिटमेंट्स की होती हैं, इलेक्शन में गवर्नमेंट फॉर्म करने से पहले, उसको वो सारे वादे अगर एग्जीक्यूट करने हैं, या उसको जो ड्रीम उसने सोचा है कि वो जब पावर में आएँगे तो देश को कहीं से कहीं ले जाएँगे, तो उसमें आरबीआई का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उनकी मैक्सिमम पॉलिसीज़ जो है, जो उनको एग्जीक्यूट करनी है गवर्नमेंट को, वो आरबीआई के थ्रू ही करनी है। अगर आरबीआई के साथ गवर्नमेंट का कंसेंसस नहीं है और अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो ऑब्वियसली वो गोल्स को, जो वो चीज़ें गवर्नमेंट एग्ज़ीक्यूट करना चाह रही है, उसको वो कैसे अचीव कर पाएगी? आरबीआई के साथ या कोई भी सेंट्रल बैंक के साथ किसी भी गवर्नमेंट का एक रिलेशनशिप बहुत मज़बूत होता है, और दोनों की आप एक-दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस होती है। ऐसा नहीं है कि आरबीआई गवर्नमेंट के अधीन होता है, क्योंकि आरबीआई एक ऑटोनोमस बॉडी है। पार्लियामेंट के थ्रू स्टैट्यूटरी बॉडी को का जन्म हुआ, और इसके जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव है, अगर वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको बहुत सारी पावर्स दी गई हैं। तो आरबीआई और गवर्नमेंट मिल के काम करती है इन टैंडम, और ऐसा नहीं है कि आरबीआई को हर बात गवर्नमेंट की माननी है या हर बात आरबीआई की गवर्नमेंट को माननी है। दोनों को एक मिडल पाथ निकालना होता है काफ़ी सारी चीज़ों में, ऐसा भी देखा गया है पास्ट में। लेकिन ये ज़रूरी है बात को समझना कि दोनों एक-दूसरे के बगैर अधूरे हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट वो सोचेगी कि मैं ये चाहता हूँ या ये चाहती हूँ, या गवर्नमेंट ये चाहती है और आरबीआई बिल्कुल उससे एग्री नहीं करता है, तो भी हम करेंगे। तो ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे नहीं दिखती, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारी चीज़ों में आरबीआई की गवर्नमेंट को भी ज़रूरत है। ये क्लियर हो गया? अब क्रिप्टो के केस में क्या है, देखिए, आरबीआई बहुत हॉस्टाइल है। इनफैक्ट अगर मैं पूरी दुनिया में जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, उन सारी गवर्नमेंट्स के जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, अगर उन सबको एनालाइज़ करूँ, उनकी पास्ट स्टेटमेंट्स को देखूँ, सबसे हॉस्टाइल एटीट्यूड और एग्रेसिव स्टांस जो है, वो आरबीआई का है। आरबीआई का स्टांस जो अग्रेसिव होने का वजह क्या है? उनका मेन वजह ये है कि आरबीआई का ये कहना है कि अगर हमने क्रिप्टो को एज़ अगर अलाउ किया या रेगुलेट किया, तो आने वाले समय में क्रिप्टो कैन लीड टू नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस, राइट? और जो आरबीआई की एक्जिस्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी है, उसको भी बहुत बड़ा थ्रेट है।
आरबीआई का जो मेन थ्रेट की जो वजह है वो आरबीआई क्रिप्टो को अगर कहती है कि अगर एज़ अ मोड ऑफ पेमेंट अगर यूज़ करने के लिए हमने इसको अलाउ कर दिया, राइट? तो ये मॉनेटरी पॉलिसी के लिए थ्रेट है और इसमें सच बात बताऊँ तो आरबीआई किसी न किसी पॉइंट पे सही है। लेकिन वो सही तब है, फिर मैं राइडर यहाँ दे रहा हूँ, सही तब है आरबीआई जब क्रिप्टो को आप अलाउ करते हो एज़ अ मोड ऑफ पेमेंट। जैसे कि सपोज़ मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एल साल्वाडोर है, एल साल्वाडोर के अंदर बिटकॉइन को एज़ अ लीगल टेंडर किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि एल साल्वाडोर की अपनी खुद की करेंसी थी नहीं। उनके देश में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का यूएस डॉलर यूज़ होता था एज़ अ लीगल टेंडर। तो अपनी करेंसी थी नहीं, लीगल टेंडर उनका यूएस था। जो यूएस की प्रॉब्लम्स हैं, जो यूएस की इश्यूज़ हैं, उनका इफ़ेक्ट एल साल्वाडोर पे भी आता था। एल साल्वाडोर एक नेशन है, वो चाहता था कि उसकी खुद की एक करेंसी तो है नहीं, तो चलो बिटकॉइन को एज़ अ लीगल टेंडर एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। समझ में आता है एल साल्वाडोर का और एल साल्वाडोर का इंडिया का कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेशन है, बहुत पावरफुल नेशन है, ग्रोइंग इकोनॉमी है, आने वाले समय में दुनिया को लीड करेगा, राइट? हमें किसी क्रिप्टो को या बिटकॉइन को या किसी को एज़ अ लीगल टेंडर करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब हम एज़ अ मोड ऑफ पेमेंट, एज़ अ क्रिप्टो को एज़ अ पेमेंट रेगुलेट ही नहीं कर रहे हैं, तो हमें जो क्रिप्टो की जो थ्रेट है, जो आरबीआई परसीव कर रहा है, वो थ्रेट एक्चुअल में एग्ज़िस्ट नहीं करते। क्योंकि क्रिप्टो को एज़ अ मोड ऑफ पेमेंट कोई यूज़ ही नहीं करेगा, ना आप अलाउ करोगे और आप उसको सिर्फ़ एज़ अ फाइनेंशियल एसेट, एज़ अ कमोडिटी, एज़ अ सिक्योरिटी उसको आप रेगुलेट कर सकते हो, राइट? और क्रिप्टो कोई एक पर्टिकुलर तरीके का नहीं है। तो जैसे मोड ऑफ पेमेंट में क्रिप्टो को अगर जब पेमेंट के लिए यूज़ होता है, तो या तो वो बिटकॉइन यूज़ होता है जनरली या वो स्टेबल कॉइन्स यूज़ होते हैं क्योंकि स्टेबल कॉइन्स की वैल्यू स्टेबल्स रहती है। एक स्टेबल कॉइन के पीछे एक यूएस डॉलर या फियाट करेंसी की बैकिंग होती है। तो आपका जो थ्रेट है असली, वो है एज़ अ मोड ऑफ पेमेंट, तो आप एज़ अ मोड ऑफ पेमेंट करो ही मत। आप क्रिप्टो को जो बे जनरली उनकी 4 तरीके की क्लासिफिकेशंस हैं, जैसे कि कमोडिटी है, स्टेबल कॉइन्स हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, यूटिलिटी टोकन्स हैं, चारों को 4 क्लासिफिकेशन करके हर क्लासिफिकेशन की आप अलग तरीके से उसको डील कर सकते हो, रेगुलेट कर सकते हो। जैसे कमोडिटी को आप एक जैसे गोल्ड एक डिजिटल एसेट है, उसकी तरह आप कमोडिटी को आप अलाउ कर सकते हो लोगों को एज़ अ कमोडिटी में इन्वेस्ट करना। स्टेबल कॉइन्स को आप अपना स्टेबल कॉइन ला सकते हो, अपने स्टेबल कॉइन्स इश्यू कर सकते हो जो कि बैक्ड बाय आईएनआर है, राइट? और आप स्टेबल कॉइन्स को किस तरीके से आप रेगुलेट कर सकते हो, उसकी पॉलिसी आप बना सकते हो। आप यूटिलिटी टोकन्स को एक अलग तरीके से गवर्न कर सकते हो, राइट? और सिक्योरिटीज़ के लिए सेबी है ऑलरेडी। सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है जो उसको रेगुलेट कर सकता है। तो आरबीआई का सबसे बड़ा थ्रेट जो है वो क्रिप्टो को एज़ अ मोड ऑफ पेमेंट का है। वो थ्रेट भी इसलिए क्योंकि अल्टीमेटली सपोज़ करिए कि यूएसडीटी और यूएसडीसी को अगर अलाउ करता है गवर्नमेंट, आरबीआई का कहना है कि लोग क्या करेंगे कि अपना जो बैंकिंग प्रणाली है, वहाँ से पैसे को विथड्रॉ करके यूएसडीटी और यूएसडीसी में डालना शुरू करेंगे, जिससे बैंक्स के अंदर से लिक्विडिटी क्रंच होगा, क्योंकि वहाँ पे लोग डिपॉज़िट कम करेंगे, यूएसडीटी और यूएसडीसी में डालेंगे, एक स्ट्रॉन्गर करेंसी में डालेंगे, एक ग्लोबल करेंसी में डालेंगे और जिससे कमर्शियल बैंक्स कमज़ोर होंगे, वहाँ लिक्विडिटी क्राइसिस होगा, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी कम होगी, मॉनेटरी पॉलिसी को गवर्न करने के लिए जिस इलास्टिसिटी को हम मेंटेन करते हैं, उसको गवर्न करने में भी हमें दिक्कत आएगी और हमारा यूएसडीटी और यूएसडीसी पे कंट्रोल होगा नहीं, तो इसलिए ये मॉनेटरी पॉलिसी को थ्रेट है। और ये परफेक्ट है आरबीआई का कंसर्न। लेकिन ये कंसर्न तब वैलिड है कि जब हम क्रिप्टो को एज़ अ मोड ऑफ पेमेंट अलाउ करते हैं। क्लियर हो गया? अब बात यहाँ पे आती है कि गवर्नमेंट को आरबीआई पुश करना चाहता है कि वो इसे बैन करे। एक चीज़ तो क्लियर है कि मीडिया रिपोर्ट्स और जिस तरीके के स्टांस और जिस तरीके के कम्युनिकेशन है, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का टेक है और जो आरबीआई के जो स्टेटमेंट्स हैं, अगर आप दोनों को एक तरीके से कंपेयर करो, वेट करो, एक दूसरे को मैच करो, तो वो मैच नहीं होते हैं। क्योंकि सपोज़ करिए जैसे 30% टैक्स लगाया तो आरबीआई कभी नहीं चाहेगा कि 30% टैक्स क्यों, सीधा बैन ही करा जाए, राइट? जिस तरीके का एग्रेसिव स्टैंस और हॉस्टिलिटी है, लेकिन वहाँ टैक्स लगाया गया। दूसरा जो जी20 के अंदर जो अ, फाइनेंस मिनिस्टर का जो टेक है कि क्रिप्टो को एक पर्टिकुलर देश कोई बैन नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक ने बैन कर दिया और वो सक्सेसफुल हो गया। इसके लिए पूरे नेशन को इकट्ठा आना पड़ेगा अलग-अलग देशों को। जैसे जी20 है, जो दुनिया के 20 सबसे पावरफुल देश हैं, पावरफुल इकोनॉमीज़ हैं। अगर आज वो इकट्ठी होती हैं और इकट्ठे आके एक फ्रेमवर्क बनाती हैं कि क्रिप्टो को रेगुलेट करने का, तो समझ में आता है क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट ये चाहती है कि एक डैशबोर्ड टाइप बन जाए। जैसे आपने देखा होगा ईथर स्कैन है, जैसे कि आप ब्लॉकचेन डॉट कॉम है, आप वहाँ पे हैश डालते हो ना तो आपको पूरा
डेटा निकल आता है, आपका वो जैसे लेजर है, वो ओपन लेजर की तरह है ना, जैसे कि आप उसमें कोई हैश रेट डालो या कोई भी एड्रेस डालो तो आपको पूरा खाता पता चल जाता है, ट्रांज़ैक्शंस पता चल जाती हैं। ऐसी गवर्नमेंट्स ये चाहती हैं, इंडिया पर्टिकुलर ये चाहता है कि जो नेशंस हैं, वो एक तरीके का कॉमन डैशबोर्ड बनाएँ और जितना भी क्रिप्टो फ्लो हो रहा है दुनिया में, इधर से उधर ट्रांसफ़र हो रहा है, वो किसको ट्रांसफ़र हो रहा है, कौन उसे ट्रांसफ़र कर रहा है, उसको एक कॉमन डैशबोर्ड पे लेके आया जाए और जो मेंबर्स हैं, जैसे जी20 के मेंबर्स हैं, वो उस डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकें। कि जब उनका मन करे, जैसे वो चाहें, वो उसका एक्सेस आरओ के पास हो। और ये तभी हो पाएगा कि जब सारे देशों के सेंट्रल बैंक्स और अपना जो ट्रांसफ़र जो हो रहा है, उसका डिटेल पहले वो खुद रिकॉर्ड करें, फिर उस रिकॉर्ड को साझा करें एक-दूसरे के साथ। तब जाके ये रेगुलेट हो पाएगा। और क्या ये एक रात की प्रक्रिया है? नहीं। इसीलिए फाइनेंस मिनिस्टर ने जो अब जो जी20 की जो प्रेज़िडेंसी हमारे पास आई है, उन्होंने ये बताया कि एक मेजर एजेंडा उनका ये है कि हम इस तरीके की जो फ्रेमवर्क है, इस तरीके का जो डैशबोर्ड है, इसको बनाने में इंटरेस्टेड हैं और पूरी दुनिया को लीड करना चाहता है इंडिया कि देखिए, हमने ये एक लीगल फ्रेमवर्क हमारी जी20 की प्रेज़िडेंसी में हम ये बना पाए और जो पूरे देश, दुनिया जितने भी देश हैं मेजर, उन सबको ये एग्रीड है और वो डैशबोर्ड का जो एक्सेस है, वो सब देशों के पास होगा। ये एक रात का प्रोसेस तो है नहीं। जब तक ये नहीं होगा तो फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिकेशन दी है, तब तक क्रिप्टो को बैन करना या कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए क्रिप्टो को के ऑक्सीजन सप्लाई को कम कर दिया जाए और वो परफेक्टली फाइनेंस मिनिस्टर ने जो 30% टैक्स लगाया, अगर आप देखो, उस टैक्स से क्या गवर्नमेंट को टैक्स आ गया? नहीं आया, राइट? कोई टैक्स नहीं आया, कोई मेजर ऐसा नहीं कि रेवेन्यू अर्न हो गए। इनफैक्ट जो वॉल्यूम था, वो 90% गिर गया और वही ऑब्जेक्टिव था कि क्रिप्टो को इतना, जब तक कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं आ रहा है, इस इंडस्ट्री को के ऑक्सीजन को लिमिटेड रखा जाए, ताकि इसके अंदर नई एंट्री आने में लोग एनकरेज ना हो और जो एक्जिस्टिंग लोग हैं वो एग्ज़िट करें, क्योंकि वायबिलिटी खत्म हो जाए इस इंडस्ट्री की। और वही हुआ है, 90-91% वॉल्यूम्स खत्म हो चुके हैं। इसीलिए जो क्रिप्टो एसोसिएशन बनी है नई, उसने ये गवर्नमेंट को बोला है कि प्लीज़ आप टैक्स को रिकंसिडर करिए, इससे इंडस्ट्री खत्म हो गई है और वॉल्यूम्स खत्म हो गए हैं। ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, बट आई डोंट नो हाउ फार द गवर्नमेंट विल ट्राई एंड एक्सेप्ट दैट, है ना? तो अब यहाँ पे ये बात आती है कि दोनों के बीच में डिफरेंस है, गवर्नमेंट के और आरबीआई के बीच में दिखता है, उनकी स्टेटमेंट से दिखता है। मिडल पाथ निकालने का भी कोई ऐसा स्टेटमेंट से नहीं लगता है कि कोई मिडल पाथ भी निकलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि मिडल पाथ तभी निकलेगा जब जब वो कोई एक सारे देश मिलके एक पर्टिकुलर डैशबोर्ड को क्रिएट नहीं कर लेते और वहाँ पे जब तक ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सारा एक डैशबोर्ड पे नहीं आ जाता, सब सारे देश अलाइन नहीं हो जाते। एटलीस्ट जो जी20 है वो अलाइन नहीं हो जाता। एटलीस्ट जो उनमें से जी20 से में से भी अगर 50% 60% देश अगर एक कंसेंसस पे आ जाते हैं कि हाँ, दिस इज़ द वे फॉरवर्ड, तब जाके लगेगा कि हाँ, ठीक है, अब हम उस पॉइंट पे आ गए कि हम आरबीआई को एक सॉल्यूशन दे सकते हैं। अभी गवर्नमेंट के पास भी टू बी ऑनेस्ट कुछ ज़्यादा सॉल्यूशंस नहीं है जो आरबीआई को दे सके। आरबीआई के पास सॉल्यूशन क्या है? बैन कर दो। गवर्नमेंट के पास ऐसा सॉल्यूशन नहीं है कि मिडल पाथ पे हम कैसे अराइव करें। मिडल पाथ पे हम तभी अराइव कर पाएँगे जब बाकी देशों का भी सपोर्ट होगा और एक कंसेंसस होगा कि इसको गोइंग फॉरवर्ड कैसे करना है। क्लियर हो गया? अब मेन बात आती है कि क्या 2023 में बैन कर सकते हैं पार्लियामेंट के थ्रू? देखिए, 2024 में इलेक्शन है। इलेक्शन शायद मई के अंदर है 2024 में। इलेक्शन से पहले आचार संहिता लग जाती है कि कुछ पर्टिकुलर पीरियड पहले और 2023 के अंदर गवर्नमेंट के पास अभी भी बहुत सारी चीज़ें प्लैटर पे है, जो कि 2024 में जाने से पहले उसने जो पहले के जो काम जो पेंडिंग है, जो अभी तक एग्ज़ीक्यूट नहीं हुए हैं, उनकी जो प्रोग्रेस अभी कम इम्प्लीमेंट हुई है या कुछ ऐसे चीज़ें जो अभी भी पूरी नहीं हुई, तो वो जो चीज़ें दैट कैन हेल्प देम gain more popularity in 2024 before the election, they have their own set of priorities. Is crypto is a priority right now? सर्टेनली नॉट। व्हाई? बिकॉज़ अगर आप देखो तो क्रिप्टो को जो ऑक्सीजन कम करनी थी, ऑलरेडी उसकी कम कर दी है। उसकी ग्रोथ पे अंकुश लग चुका है, वॉल्यूम्स उसके प्लंज कर चुके हैं और जितना भी इस टाइम ट्रेडिंग हो रही है वो केवाईसी एक्सचेंजेस के थ्रू हो ही रही है। अब जो मेन गोइंग फॉरवर्ड जो सिनेरियो दिखता है, वो ये दिखता है कि 2023 में भी
चांसेस कम है कि कोई डायरेक्ट कोई बिल पास हो जाए या ऑर्डिनेंस पास हो जाए। होने को कुछ भी हो सकता है, होने को बिल आ भी सकता है, लेकिन जिस तरीके की जो पुरानी जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, जो आरबीआई का स्टांस है और जो फाइनेंस मिनिस्टर का स्टांस है, ये सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है। जो उनके पुराने स्टेटमेंट्स हैं, पुराने मीडिया रिपोर्ट्स हैं, आप उनकी अगर एनालिसिस करो तो एनालिसिस से ये निकल के आता है कि चांसेस कम है, प्रोबेबली इलेक्शन के थ्रू गवर्नमेंट दोबारा री-इलेक्ट होके अगर आती है, सपोज द सेम एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट कम्स बैक अगेन, सपोज फॉर एन एग्जांपल मे बी 2024 or beginning of 2025 can be an year where we can see, okay, now the government is there for another term and they can take, a stance or a decision maybe, and by that time government is also ready with a framework along with G20 कि किस तरीके से इस डैशबोर्ड को क्रिएट करना है, किस तरीके से हमें इसे रेगुलेट करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। तो बहुत सारे लोग 2022 के एंड में हैं और वो आज भी सोच रहे हैं कि अब हमें क्रिप्टो में क्या करना चाहिए। देखिए, एक चीज़ क्लियर हो गई कि ये इंडस्ट्री अभी भी अपने बहुत ही अर्ली स्टेजेस में है। रेगुलेटरी क्लैरिटी है नहीं। सब कुछ आपको बेच-बाच के इस इंडस्ट्री में एंटर नहीं करना है। आँखें बंद करके इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। हाइली रिस्की इंडस्ट्री है। विथड्रॉल्स में बहुत इश्यूज़ हो जाते हैं। कई बारी आप अ, आरबीआई का ज़रा-सा टफ स्टांस और बढ़ जाता है। विथड्रॉल्स में इश्यूज़ आ जाते हैं। आपको कभी इमरजेंसी में पैसा चाहिए हो तो कई बारी वो लंबे समय तक डिलेड हो सकता है। तो रिस्क्स है। तो अगर आपको फिर भी एंटर करना है, तो एक बहुत लिमिटेड तरीके से बहुत ही अपने रिस्क एपेटाइट को देख के एंटर करिए, और वो भी जो एस्टैब्लिश्ड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जो एसेट्स हैं, जिनकी लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी और लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ उनकी हिस्ट्री, उन्हीं में आप स्टे इन्वेस्टेड एंड फॉर अ लॉन्गर टाइम, नॉट फॉर अ फ्रॉम अ स्पेकुलेटिव पर्सपेक्टिव, बिकॉज़ वो आपको कोई ऑब्वियसली फ़ायदा नहीं देगा, क्योंकि एक तो रेगुलेटरी क्लैरिटी नहीं है, ऊपर से जो इंडस्ट्री है वो हाइली अनरेगुलेटेड है। और बहुत सारी एसेट्स जो हैं वो हो सकता है आने वाले टाइम में सर्वाइव भी ना करें। सो बी वेरी क्लियर इन योर ऑब्जेक्टिव। और आपका जो ये डाउट था उसको मैंने एक थॉट देने की कोशिश करी है कि क्या क्रिप्टो 2023 में बैन होगा कि नहीं होगा, और क्या इसका पर्सपेक्टिव है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आज आपको ईयर एंड होने से पहले-पहले आपको एक क्लैरिटी मिल गई हो 2023 में आप किस तरीके से एंटर करोगे, क्या करना चाहिए, और आई एम श्योर कि आपको एक नया थॉट प्रोसेस मिला होगा। अगर आपका कोई थॉट अलग है मुझसे, या आपके कुछ थॉट अगर आप अलाइन्ड हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके कमेंट्स में हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, मज़ा आता है, अच्छा लगता है, रिप्लाई करने की भी कोशिश करता हूँ, बट एटलीस्ट आपके कमेंट से मुझे ये फ़ील हो जाता है कि मेरा नेक्स्ट वीडियो में मुझे कौन-सा पॉइंट रेज़ करना है और कौन-सा मुझे वीडियो बनाना चाहिए। उस तरीके से मैं कंटेंट बनाने में भी मुझे मदद मिलती है। तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और एडवांस में विशिंग यू गाइज़ अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर यार। नया साल 2023 आपको बहुत-बहुत मुबारक हो। अगर 2023 से पहले आ गया तो एक और विश आप मुझे देखोगे एक और वीडियो में, लेकिन अगर ये 2022 में, आपको मैं एडवांस में 2023 की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ दे रहा हूँ। सो विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।